तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से ठीक 2 घंटे में होने वाला है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस दौरान गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, जिस तरह पिछली बार हुआ था, और हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात का भी नतीजा आ सकता है, यानी 8 दिसंबर को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद गुजरात की चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सबकी निगाहें थी। किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, और 2 चरणों में पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली बार भी 2 चरणों में ही गुजरात में मतदान हुआ था और हिमाचल और गुजरात के नतीजे साथ आए थे। कल ये संभावना थी कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की डेट्स बता सकता है, मतदान की डेट्स बता सकता है, लेकिन चूंकि मोरबी हादसे के बाद से राजकीय शोक था प्रदेश में, इसलिए इसे पोस्टपोन किया गया, यानी इसे टाला गया। और आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, और इसमें यह तय। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होगा कि किन चरणों में, यानी 2 चरणों की संभावना है जिसमें ये चुनाव यानी मतदान संपन्न होगा। और कांग्रेस का चुनाव आयोग पर इसी बीच बड़ा निशाना, आपको ये बड़ी अपडेट बता दें, ट्वीट कर कांग्रेस ने तंज किया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है और ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से बाकायदा, यानी एक बड़ा तंज है चुनाव आयोग पे, जहां एक तरफ चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, वहीं कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। और देखिए, गांधी जी के 3 मंत्र नीचे दिए हैं, यानी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो ये एक तंज है कांग्रेस की तरफ से भारतीय निर्वाचन आयोग पे, जिसमें ये कहा गया कि वो निष्पक्ष चुनाव कराता है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस इससे पहले भी सवाल उठाती रही है, और अब ऐसे में जहां आज गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यह ट्वीट किया जाता है, जो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि त्रिपाठी, विशाल पांडे और अश्विन पांडे, तीनों हमारे साथ हैं। रवि, सबसे पहले कांग्रेस का ये ट्वीट भी आ चुका है, एक बड़ा तंज कर दिया, गांधी जी के 3 बंदर दिखा दिए और कहा कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव करवाता है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार इस तरह के काम करती रहती है और चुनाव आयोग पर तंज उसी दिन से कसा जा रहा था जब ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री का 3 दिन का गुजरात दौरा है और उस गुजरात दौरे के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो कल इसलिए नहीं हो पाया कि कल माना जा रहा था कि 1 तारीख तक प्रधानमंत्री की रैली थी, 2 तारीख को राजकीय शोक था वहां, नहीं तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान होता, ये लगभग तय था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से चुनाव आयोग पर तंज कस रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार के सारे चीज को देखकर प्रोग्राम को करवाने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। और बिल्कुल एकदम शेड्यूल टाइट है। देखिए 25 दिन का कम से कम गैप चाहिए चुनाव कराने के लिए जी। तो ये मान के चलिए कि 28 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक के बीच में चुनाव की तारीख होगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए मंच लगभग तैयार है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कुर्सी बीच में दिख रही है राजीव कुमार की, और उसके बगल में जितने चुनाव आयुक्त हैं, चाहे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, वो यहाँ बैठेंगे। और 12 बजे इस बात की शुरुआत होगी कि चुनाव का प्रोसेस क्या होगा, और लगभग 12:15 तक आपको पता चल जाएगा कि गुजरात में चुनाव की तारीख क्या होगी। चूंकि 2 फेज में चुनाव होना है, ये तय है। चुनाव काउंटिंग की जो तारीख होगी हिमाचल और गुजरात की लगभग एक होगी, ये लगभग तय है। लेकिन गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबकी नजरें रहती है गुजरात पर। क्योंकि पिछली बार जो चुनावी टक्कर हुआ था 2017 में, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, लगभग 77 से लेकर 80 तक कांग्रेस पहुंच गई थी, और बीजेपी पहली बार 100 के आंकड़े से नीचे 99 तक पहुंची थी। तो इस बार बीजेपी को अपने दोनों स्टेट को बचाना है। हिमाचल में भी उनकी सरकार है, गुजरात में भी उनकी सरकार है, तो दोनों स्टेट को बचाने के लिए किस तरह से बीजेपी मेहनत करती है, और मोरबी का हादसा जो बीच में आया है वो कहीं ना कहीं डेंट करेगा। तो इससे कैसे निकलती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। अंकुर त्यागी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, लेकिन अश्विन, जिस बात का जिक्र रवि त्रिपाठी कर रहे थे कि हर बार आप सोचिए मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहता है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय हो गया है और बहुत दिलचस्प भी हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दम भर रही है, क्या जमीन पर उसे उतना असर दिखेगा, उतना फायदा दिखेगा?
जी देखिए, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत स्थिति में जो है देख रही है। खासतौर पर अगर हम सूरत की बात करें तो जो सूरत में कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था उसमें 27 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और ये सूरत ऐसी जगह है जहां पर 16 सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी विधानसभा में जीती थी। ऐसे में इस बार की क्या स्थिति होगी, बेहद दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि सूरत में खासतौर पे हम देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस की जो सीटें हैं वो सिर्फ एक सीट है कांग्रेस की। ऐसे में जो 27 लोग चुनकर आए हैं वो उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं जहां पर कांग्रेस का विधायक है। तो क्या बीजेपी के जिस तरह से डेंट करने की बात लगातार केजरीवाल कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी को कर पाएंगे या फिर जो 27 सीटें जहां से चुनकर आई है कांग्रेस आम आदमी पार्टी, वहीं पर ही वो कांग्रेस को क्षति पहुंचाएंगे? हम जहां भी जा रहे हैं वहां पर साफ तौर पर लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कॉन्टेस्ट देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रचार का बहुत ज्यादा यहां पर माहौल दिख नहीं रहा है। हो सकता है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यहां पर प्रचार का जो माहौल है वो बढ़े, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुख्य तौर पर टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि जब चुनाव की तारीखें ऐलान होने के बाद प्रचार और तेज होगा तब देखना होगा कि कांग्रेस की और क्या स्थिति मजबूत होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल बीजेपी अभी तक की हमारी जिन जिन जिलों में हम गए वहां पर नंबर 1 रही है। आम आदमी पार्टी को दूसरे पर्याय के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन AIMIM को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बीच इस पर भी आएंगे। प्रदीप कौशल वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास में आऊं, विशाल मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरह का जिक्र हमने किया कि कांग्रेस अभी रेस से बिल्कुल बाहर है, वो पार्टी जो सीधी टक्कर बीजेपी को दिया करती थी और 24 साल से बीजेपी इस राज्य में सत्ता पर काबिज है, जो आम आदमी पार्टी है वो कितना अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी और कितना बड़ा चैलेंज होगा? और AIMIM के लिए भी बताइए। देखिए पयोधी, अगर गुजरात की बात करें तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की बात जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में विपक्ष की भूमिका में फिलहाल दिखाई दे रही है, इससे कांग्रेस की चिंताएं बढ़ सकती हैं। क्योंकि गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो काफी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछला चुनाव हम लोगों ने गुजरात में देखा था 2017 का। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव की घोषणा से पहले ही आक्रामक मोड में दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस काफी शांत दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी काफी अग्रेसिव में दिखाई दे रही है गुजरात में। देखना यह होगा, जिस बात का जिक्र अश्विन कर रहे थे, कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ज्यादा नुकसान करती है या बीजेपी का। हालांकि जिस तरह से जो मूल वोट कांग्रेस का रहा है, अगर हम अल्पसंख्यक वोट की बात करें गुजरात में, या फिर कुछ हिस्सों में जो SC वोट कांग्रेस को मिला करता था, क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है, क्योंकि जितना अंतर था, काफी लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें यह आता है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जरूर गुजरात में बढ़ सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है और जिसका फायदा बीजेपी को होगा। हो सकता है कि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की सीटें और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में यह लड़ाई दिख रही है वोट काटने की, इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी को जरूर मिल सकता है। और वैसे भी गुजरात को अगर देखें पयोधी, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य है और इतने सालों से लगातार गुजरात में बीजेपी ही सत्ता में काबिज है। अंतिम मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव को पलटने के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि 2017 में भी हमने देखा था कैसे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन मोदी की रैली और रोड शो एक चुनाव प्रचार, एक रैली और कैसे हुजूम उमड़ पड़ता है और फिर उसके बाद से वही होता है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अंकुर, आज बीजेपी की संसदीय कमेटी की जो बैठक होनी है गृह मंत्री की अध्यक्षता में, इसे लेकर क्या अपडेट है एक बार दर्शकों को बता दें। इस वक्त एक बड़ी अपडेट भी आ रही है, आपका जो CM प्रत्याशी है इससे जुड़ी बड़ी अपडेट है। ये कल तय हो जाएगा कौन होगा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात में। ये एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपका CM प्रत्याशी कौन होगा, इस पर कल पर्दा साफ हो जाएगा। अंकुर, बड़ी अपडेट है ये। देखिए 10 बजे ये पार्लियामेंट जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है उसको शुरू होना है और CM भूपेंद्र पटेल हैं, CR पाटिल हैं, ये दो बड़े कदावर नेता हैं। और इसके अलावा जो स्टेट बीजेपी के जो बड़े जो कदावर नाम है वो तमाम नाम यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे शामिल होंगे। इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ये जो मीटिंग होने वाली है ये 3 दिन तक चलने वाली है। आज 3 तारीख है, ये 5 तारीख तक मीटिंग चलने वाली है, बहुत अहम हो जाती है। खुद अमित शाह इस मीटिंग को चेयर करने वाले हैं, तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकती हैं। चुनाव आयोग की
प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले इस तरह की मीटिंग का होना और 3 दिनों में बहुत सारी रणनीतिक जो फैसले हैं पार्टी से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए, चुनाव प्रचार को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, वो तमाम मुद्दे होंगे जो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। और यही अब यहाँ से थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, हालांकि 27 सालों से बीजेपी का शासन इस प्रदेश में रहा है। आप यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी भी देख सकते हैं कई हिस्सों में। कई लोग जगह ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि बीजेपी ने इन 27 सालों में ऐसा काम किया है कि उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं जो मानते हैं आज भी कि आम आदमी पार्टी एक चेहरा, एक बड़ा दल के तौर पर निकल के आ सकती है विपक्ष के तौर पर। लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल ने सीएम के चेहरे को लेकर क्या कहा था, प्रत्याशी को लेकर क्या कहा था, सुनिए। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे कि गुजरात के लोग अपना अगला सीएम किसे बनाना चाहते हैं। रवि गोपाल इटालिया का नाम सबसे आगे चल रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि वही सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या और नाम है, क्या कोई और ऐसा चेहरा? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी दांव खेलती है और ऐसा दांव खेलेगी जिससे उसको वोट बैंक तोड़ना है। उसको तोड़ना यह है कि उसको कहीं ना कहीं जो पटेल वोट बैंक है, गुजरात में बीजेपी का जो मूल वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा कोर वोटर है वो पटेल वोटर है। इसी वजह से पटेल मुख्यमंत्री बनाया गया। आज से 1.5 साल पहले जब यहाँ बदलाव हुआ है और उसमें जो मुख्यमंत्री बदले गए हैं, तमाम मंत्री हटाए गए, तो उसमें पटेल वोट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 1995 से, आज से नहीं, 1990 के दशक से लेकर जब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे, उनको चेहरा बनाया था बीजेपी ने, तब से पटेल वोटर जो 16 से 17% वोटर है गुजरात का, लेकिन 16-17% के अलावा वो इंपैक्ट करता है लगभग 8 से 10% को, यानी 25% वोट को लेकर चलता है पटेल वोटर, क्योंकि वो किसान भी मजबूत है, वो बिजनेसमैन भी मजबूत है, वो हर तरह से मजबूत है, तो उसके साथ जो जुड़ा कुनबा होता है वो बीजेपी के साथ जाता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इस वोट बैंक में पटेल चेहरा उतारकर पटेल वोट जो बैंक है उसको तोड़ा जाए। हालांकि ये कोशिश पिछली बार कांग्रेस ने भी की थी हार्दिक पटेल को लाकर, लेकिन वो नाकामयाब रही। आपने देखा कि हार्दिक पटेल का आंदोलन था, समाज से ही आते हैं, तो इसलिए सबको अपने दाव इस पाटीदार आंदोलन के बाद से इसी तरह से खेलना चाहती हैं हर राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि ये एक तरह से जो पटेल समाज है गुजरात में वो पासा पलटने वाला है। 40 सीटों पर अच्छी खासी पकड़ है और इसलिए हर पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती। सर, इसी पर मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन एक खबर यह है कि जी न्यूज से खास चर्चा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात की जनता ने मन बना लिया है और जीत बीजेपी की ही होगी। प्रधानमंत्री के होम स्टेट पर चलते हैं। गुजरात आपका एक अभेद किला रहा है, कोई उसे ब्रीच नहीं कर पाया। 27 साल से आप वहां पर सत्ता में हैं, शासन में हैं। वहां पर कैसा सियासी माहौल आपको दिखाई दे रहा है? आपका आकलन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। लोगों ने अभी नहीं, हम पहले से ही मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है और वो उसी दिशा में अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीव्र गति से उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और वहाँ भी हम बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे और वहाँ जो, फिर मैं कहूँगा, जो विश्वास मोदी जी पर है और जिस तरीके से मोदी जी उनकी शान है और उनको संभाल के चलते हैं और जिस तरीके से गुजरात की तस्वीर मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री बदला है और उसके बाद यहाँ केंद्र में आने के बाद गुजरात मॉडल सारे देश में पहुँचा है और गुजरात का अपना जो स्वयं का जो इनिशिएटिव है डेवलपमेंट का, जिसको आगे रूपानी जी ने और फिर भूपेंद्र पटेल जी ने बढ़ाया है। और गुजरात में आप कहिएगा तो सबको यही लगता है कि मोदी जी ही उनके जो हैं सर्वमान्य नेता हैं और वो गुजरात की जनता उनको आशीर्वाद देगी। तो हमारे साथ प्रदीप कौशल भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, सबसे पहले तो कांग्रेस ने जो ट्वीट करके तंज किया है चुनाव आयोग पर और ये कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाता है भारत में, तो इसे किस तरह से समझे कि कांग्रेस पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही है? उसका कोई विशेष कारण मुझे नजर नहीं आता और अगर ये टिप्पणी की थी तो थोड़ा और साहस करके आगे बेहतर होता। कांग्रेस ये बताती कि उसको उसकी क्या चिंता है, उसको किस बात को लेकर के आपत्ति है। ये तो उन्होंने एक तरीके से आलोचना की भी है, लेकिन कहीं करते करते ठिठक भी गए हैं। इस चुनाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें नई हैं जो पिछले चुनावों में नहीं हुई। एक तो भाजपा ने, जैसे आपके संवाददाता ने उल्लेख किया कि नेतृत्व परिवर्तन किया पटेल वोटों को साधने के लिए। इस तरीके का साहसिक जो प्रयोग है बहुत कम दल कर पाते हैं कि आप मुख्यमंत्री बदल दें, सारा मंत्रिमंडल भी
आप नया ला करके दे दें। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस को सबसे बड़ी इस समय मैं मानता हूं कि जो चिंता होनी चाहिए वो अहमद पटेल जी का अभाव है। उनके जाने के बाद कांग्रेस उनके स्थान को भर नहीं पाई, तो एक रणनीतिकार जो कांग्रेस के थे वो आज परिदृश्य में नहीं है। दूसरा, अशोक गहलोत को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी हुई थी गुजरात की। उनके विश्वास पात्र रघु शर्मा जो हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो प्रभारी हैं गुजरात के। तो अशोक गहलोत को तो उनके अपने गृह राज्य में ही कांग्रेस ने उलझाए रखा। उनके अपने नेतृत्व के ऊपर ही इतना प्रश्न चिन्ह लगा रहा कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा बहुमूल्य समय था गुजरात में अपने घर को ठीक ठाक करने के लिए, उसकी अनदेखी हुई है। तीसरी बात यह है कि तिकोना मुकाबला जैसे सब लोग चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी है, अब बंद मुट्ठी है, खुलेगी तो पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का कहां तक तो केवल वाकयुद्ध है और कहां धरातल पर वोट है। सर, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं इसमें दिलचस्प बात यह भी है ना कि आप देखिए कांग्रेस जो लंबे समय से वहां पर अपनी जमीन तलाश रही है, उसे उसकी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती, और आम आदमी पार्टी किस तरह से कॉन्फिडेंट है। जिस बात का जिक्र आपने किया, मैं आ रही हूं, एक बड़ी अपडेट ये है कि शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है, यानी कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना, क्योंकि राहुल को है बचाना, परिवार तंत्र की लोकतंत्र के प्रति सशर्त प्रतिबद्धता है, ये कहा है। और ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मप्रकाश, बीजेपी की तरफ से फौरन पलटवार आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इसमें देर नहीं की है। जिस तरह से कांग्रेस ने तंज कसा है चुनाव आयोग पर, इसको लेकर बीजेपी ने जवाब दिया है, और अभी दिन में बीजेपी के सीनियर नेता भी इस मामले पर बात ब्रह्मप्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। रवि, अब बीजेपी ने फौरन इस पर पलटवार किया क्योंकि कांग्रेस इससे पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तरीका यही है कि ये जो डायरेक्ट निशाना है, मैंने आपको बताया कि ये निशाना चुनाव आयोग पे नहीं है, बीजेपी के सिस्टम पर और प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके पर है। क्योंकि हिमाचल में प्रधानमंत्री की रैली के तुरंत बाद चुनाव का ऐलान होता है। यहाँ पे मान लिया गया था कि 1 तारीख तक प्रधानमंत्री का एंगेजमेंट है, तो उसके बाद ही चुनाव का ऐलान होगा। कल चूंकि राजकीय शोक था इसलिए आज किया गया, तो ये इनडायरेक्टली कांग्रेस का गुस्सा भी है और एक तंज भी है, दोनों माना जाएगा। और ये तरीका ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब 25 दिन का उनको टाइम चाहिए। चुनाव की तारीखों का, जो चुनाव की वोटिंग का डेट होता है उससे अनाउंसमेंट के बीच में 25 दिन चाहिए। पहले 45 दिन का समय होता था, लेकिन अब वो नहीं है, तो अब 25 दिन का समय उनके पास है। और अभी भी चुनाव, जो विधानसभा भंग होने की तारीख है फरवरी में है गुजरात की, तो गुजरात का इलेक्शन और भी लेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पास कोई कमी नहीं, और चुनाव आयोग का जो सिस्टम है वो पूरा अपने तरीके से काम कर रहा है। एक आरोप आप लगा सकते हैं, और ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने के बाद ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, और वही कांग्रेस पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं निशाना साधा उस लाइन को लेते हुए, इसलिए बीजेपी ने उसको काउंटर किया है। अश्विन, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि गुजरात की जनता कितनी तैयार है, कितना अंतर आप देख पा रहे हैं पिछली बार और इस बार के मुकाबले में, और किस तरह से आने वाले चुनावों में जनता अपनी भागीदारी लेगी, क्या उनके मन में होगा? जी देखिए, कई मुद्दे हैं गुजरात में, उन मुद्दों को लेकर जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। लेकिन हर बार की तुलना में इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अभी तक आम आदमी पार्टी की इतनी मौजूदगी नहीं थी, और जिस तरह से सूरत में कॉरपोरेशन में अच्छी खासी सीटें उन्हें मिली और सूरत के कॉरपोरेशन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तो एक तरह से गुजरात में जो पैटर्न हम देख पा रहे हैं, अभी तक लोगों से बातचीत समझ के जो समझे हैं, उसमें एक चीज जो पूरी तरह से क्लियर है कि कांग्रेस के पर्याय के तौर पर आम आदमी पार्टी एक तरह से यहां उभर रही है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के पास जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, मजबूत संगठन है गुजरात में, और उनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के साथ सिर्फ ड्रॉबैक यह है कि हर जिले में
हर गांव में, हर क्षेत्र में उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। लेकिन ये जरूर है कि जो विचारधारा है, सवाल है मेरा, ये जो बीटीपी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसके साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी ने किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तो टूट गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी को था कि इसी के सहारे वहां पर जो ओबीसी है या फिर जो दलित हैं या जो मुस्लिम वोट बैंक है, उस पर तो वो कम से कम अपनी छाप छोड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है कि हम तमाम जो मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो लोगों में बातचीत से जो हम समझ पाए कि कांग्रेस से ज्यादा वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हैं। हाँ। अगर किसी क्षेत्र में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है तो वहां पर वो कांग्रेस को पर्याय के तौर पर नहीं, दूसरे नंबर पर वो आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। तो जो अभी तक समझ में आ रहा है वो ये कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा डेंट करती दिखाई दे रही है, ना कि बीजेपी को। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वोटर्स खुलकर अपनी बात नहीं जो है कैमरे के सामने रखता, वो कैमरे पर कुछ और बोलता है और जो है जब बटन दबाने की बारी आती है तो वो कुछ और करता है। हालांकि अभी तक के जो बड़ी कवरेज जारी है, अश्विन आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि पाटीदार आंदोलन ने पिछली बार बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, क्या उतना ही बड़ा चैलेंज, उतना नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचा सकती है? देखिए पयोधी, ये इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी सक्रियता दिखा रही है, खासतौर पर अपने बयानों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे सिविल कोड की बात कर लें या फिर अभी जो गुजरात का सीएम फेस देने की बात आई, जिस तरह से रवि जी ने बताया, वहां पर जो पाटीदार समुदाय है, जो पटेल समुदाय है, वो काफी निर्णायक रहता है। और पिछले चुनाव में हार्दिक पटेल को एक बड़ा मोहरा वहां पर बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी और बीजेपी वहां पर दोबारा सत्ता में वापसी कर गई थी। सूरत से पिछले चुनाव में 2017 में यह माना जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी को बड़ा नुकसान हो, लेकिन सूरत और अहमदाबाद दो ऐसे बड़े शहर हैं जहां से बीजेपी सत्ता में वापसी कर गई 2017 में। विशाल, मैं आऊंगी आपके पास फिर से। अंकुर, आपके पास आऊं। प्रदीप सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे छोटा सा रिएक्शन इसी बात पर जो विशाल कह रहे थे। देखिए, जहां तक ट्राइबल पार्टी का संबंध है, उसके प्रभाव का क्षेत्र बड़ा सीमित है। उसके सहारे दलित वोट बैंक में सेंध नहीं लगाई जा सकती, उसके सहारे आदिवासी क्षेत्रों में पैठ बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ ये बात है कि जब चुनाव होगा, आपस में मान लीजिए, अभी तो खैर उनका गठबंधन टूट गया, अगर आपसी सहमति बनती भी तो वो क्षेत्र ट्राइबल पार्टी के हिस्से में जाते, आम आदमी पार्टी को वहां जमीन नहीं मिलती। ठीक। जहां तक प्रश्न है पटेल वोट का, तो हार्दिक पटेल तो अब भाजपा का मोहरा है, हालांकि पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो हैं तो भाजपा के साथ। खेल तो सभी पटेल समुदाय पर ही खेल रही है ना राजनीतिक पार्टियां, जैसा पहले जिक्र किया कि सबसे बड़ा वोट बैंक है और कैसे पासा पलटने की वो क्षमता रखता है। इस पर वापस आएंगे, ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, अंकुर के बाद आपके पास आए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।